हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने जो सीरीज थी वो स्टार्ट करी थी। आज की वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं पिछले जो कुछ सालों में आए हैं 2022, 23 और 24 में, ठीक है। और ये सारा का सारा जो आप कंटेंट आप देख रहे हैं वो आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझें, ताकि जो आपका ये वाला चैप्टर है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। और मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं जैसे मैंने पढ़ाया और जो क्वेश्चन बताया वो पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नहीं मिले तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बता सकते कि नहीं मिले, लेकिन मेरी ये गारंटी है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका, हमें इस चैप्टर को कैसे करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज। अगर आपको इस चैप्टर की पूरी वीडियो चाहिए, पूरी की पूरी वीडियो मतलब जो जिसमें मैंने पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल की। बट अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो क्या चल रही है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चल रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने स्कूल के माध्यम से, फिर टीचर के माध्यम से अपने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, फिर खुद भी पढ़ लिए हैं, तो अब एग्जाम में काफी कम वक्त बचा है, तो इस हिसाब से उतना वक्त नहीं है, इसीलिए मैं टॉपिक के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उनको देखूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, सबसे पहला टॉपिक आपका है साउथ एशिया वाला। देखिए, साउथ एशिया जो आपका है आज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला ही चैप्टर है हमारा, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। इसी चैप्टर पर हम बात करेंगे, जो कि आपका जो पोल साइंस की फर्स्ट बुक है ना उसका चैप्टर है ये, ठीक है। तो इस चैप्टर को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर का नाम ही साउथ एशिया से स्टार्ट होता है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले तो इसमें पूछा जा सकता है कि जो कंट्रीज है उसमें कौन कौन सी आती हैं। तो कंट्री कौन कौन सी आती है साउथ एशिया में, तो टोटल 7 कंट्री आती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी इस चैप्टर में साउथ एशिया वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको साउथ एशिया की 7 ही कंट्री के बारे में बताना है। एक है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 और 7। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि श्रीलंका शब्द का जो संदर्भ है इस चैप्टर में वो केवल और केवल 7 कंट्री का ही है, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ की जियोग्राफी आपसे पूछी जा सकती है कि साउथ एशिया की ज्योग्राफी कैसी है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, ज्योग्राफी वाला हो गया या फिर ये क्या कहते हैं जो देशों के नाम है उस तरीके से। तो ज्योग्राफी यहाँ की अगर हम देखें तो नॉर्थ में आपका क्या पड़ता है, हिमालय पड़ता है, और जो आपका इंडियन ओशन है वो साउथ में पड़ता है। और वेस्टर्न की बात करें तो आपका बे ऑफ बंगाल पड़ेगा, और ईस्टर्न की बात करें तो उसमें आप क्या पड़ेगा, अरेबियन सी पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपका हिमालय और यहाँ पे आपका इंडियन ओशन। तो ये हो गई आपकी ज्योग्राफी। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, साउथ एशिया के देशों में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है, कौन सी राजनीतिक व्यवस्था है, तो वो है आपका डेमोक्रेसी 2 देशों में, जो कि इंडिया में और श्रीलंका में। अब यहाँ पर 2 देश क्यों लिखे हैं मैंने, 2 देश मैंने इसलिए लिखे हैं, हालांकि यहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। बट इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि इंडिया और श्रीलंका ये 2 ऐसे देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी काफी ज्यादा हद तक क्या रहती है, स्टेबल रहती है, और यहां से डेमोक्रेसी को हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहां पर कभी डेमोक्रेसी हटी ही नहीं जब से यहां पर आई है। लेकिन वही अगर हम बात करें पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, तो ये 2 देश ऐसे हैं जहां पर मिलिट्री का शासन भी देखने को मिला है और सिविलियन रूल भी देखने को मिला है। और नेपाल भूटान की अगर हम बात करें तो नेपाल जो आपका है यहाँ पर पहले मोनार्की हुआ करता था, और बाद में आपका क्या आ गया, यहाँ पर पूरे तरीके से जो देश है वो डेमोक्रेटिक बन गया। और भूटान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पहले मोनार्की था, बट बाद में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया। समझ गए आप कहने की बात मेरी, कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अगर आप देखते हैं तो इंडिया श्रीलंका डेमोक्रेसी, पाकिस्तान बांग्लादेश मिलिट्री और सिविलियन रूल रहा है, और नेपाल भूटान कुछ ऐसे देश रहे हैं साउथ एशिया में जिसमें क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर कुछ समय तक मोनार्की रहा, उसके बाद डेमोक्रेसी वहां पर आ गई, और जो आपका भूटान है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, ठीक है। एक और बात हमेशा ध्यान रखें, अब देखिए जब इसमें हमने नाम लिखे, इस चैप्टर में कुछ अफगानिस्तान का भी नाम आता है इस चैप्टर के भीतर,
ठीक है। कुछ उसके मतलब सार्क वगैरह जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें अफगानिस्तान का नाम आएगा, बट अफगानिस्तान को आप ये मत समझ लेना कि इसके अंदर काउंट करना है, वो है साउथ एशिया का पार्ट, बट इस चैप्टर के हिसाब से अफगानिस्तान का नाम इसमें नहीं आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस एनसीईआरटी के चैप्टर में जब बताया गया तो स्टार्टिंग में ही इस बात को बता दिया गया कि साउथ एशिया का अर्थ है केवल इन 7 देशों के बारे में, ठीक है। चलिए अब इस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके 2022, 23 और 24 के एग्जाम में आया था। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन, एक चौथा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि क्या पूछ रहा है कि नेम एनी 4 कंट्री दैट आर इंक्लूड इन साउथ एशिया। अभी मैंने आपको बताया साउथ एशिया में 7 कंट्री है, तो आप कोई से भी 4 कंट्री का नाम इसमें आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। अब देखिए यहाँ पर बांग्लादेश तो है, आप सभी को पता है, भूटान भी है, मालदीव्स भी है, कौन सा देश नहीं है? चाइना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये वाली गलती करते हैं, क्योंकि मैप जब आप देखते हैं ना तो उसमें चाइना आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। साउथ एशिया का जब आप मैप देखेंगे तो उसमें चाइना आपको दिखाई दे देगा, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि साउथ एशिया का चाइना पार्ट नहीं है, ओके। चलिए अगला टॉपिक आपका, अगला टॉपिक क्या है आपका? मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 बड़े बड़े एक तरीके से मिलिट्री रूल आए हैं, मिलिट्री टेक ओवर्स हुए हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था 1958 के टाइम पर पाकिस्तान में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने क्या किया था, वहां के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने देश की हालत को देख करके, जो राजनीतिक अस्थिरता को देख करके जो कमान थी वो एक तरीके से मार्शल लॉ को दे दी थी, मार्शल लॉ जो था उसको दे दी। और इसके तहत क्या होता है कि जो मिलिट्री के चीफ होते हैं ना, मिलिट्री चीफ, उनको पावर दे दी जाती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने पावर दी मार्शल को, एक तरीके से मिलिट्री चीफ को, और उस टाइम मिलिट्री चीफ में कौन थे? जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान ने क्या किया, जैसे ही ये पावर इनको दी गई, थोड़े समय बाद इन्होंने अपना वहां पर एक तरीके से पावर वहां पर इस्टेब्लिश कर ली, पूरे तरीके से संविधान को खत्म कर दिया। और पहली बार वहां पर टेक ओवर देखा जाता है मिलिट्री का, जो कि जनरल अयूब खान द्वारा देखा जाता है 1958 से 69 के बीच में, ठीक है। इसके बाद दूसरा टेक ओवर कब देखा गया? जब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार आती है। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार आती है डेमोक्रेटिक तरीके से, ठीक है, लेकिन इनकी भी सरकार को कौन हटा देता है? जनरल जियाउल हक हटा देते हैं, जो कि 77 में हटा देते हैं। तीसरा क्या है? नवाज शरीफ की सरकार। नवाज शरीफ की भी सरकार जो थी वो कौन सी थी? डेमोक्रेटिक तरीके से थी, जिसको हटाया गया किसके जरिए? जनरल परवेज मुशर्रफ के जरिए। तो ये जो 3 आपने मिलिट्री टेक ओवर्स देखे, ये पाकिस्तान में हुए थे, जहां पर कई बार ऐसा देखा गया कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी थी उसको हटाया 3 अलग अलग जनरल्स ने। तो ये टाइम हमेशा आप ध्यान रखें, जो सबसे पहला हुआ है वो जनरल अयूब खान, जो दूसरा जो टेक ओवर हुआ है मिलिट्री का डेमोक्रेसी के ऊपर वो हुआ आपका 77 में जियाउल हक के द्वारा, जो कि जनरल थे। और जो तीसरा हुआ, जो नवाज शरीफ की सरकार थी, वो हुआ जनरल मुशर्रफ के जरिए, ठीक है। तो 3 टेक ओवर और एकदम लाइन वाइज हमेशा आप ध्यान रखें। अगला देखिए, यहां पर दिक्कत क्या है, यहां पर आखिर चैलेंज क्या आती है, मतलब वहां पर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाती है? तो पहला तो रीजन आपको समझ आ ही गया होगा कि जो यहां पर सबसे पहला जो कारण है आपका वो मिलिट्री है। दूसरा क्या कारण है? दूसरा इसका कारण है कि जो यहाँ के अमीर लोग हैं एक तरीके से, या फिर जो क्लर्जी रूप हो गया एक तरीके, अभिजात वर्ग कह लीजिए एक तरीके से, ये भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से डेमोक्रेसी है। ये चाहते हैं कि सत्ता हमारे आसपास ही घूमे, एक तरीके से हम ही सत्ता में बने रहें। और दूसरा एक तरीके से जो यहाँ के बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर सत्ता आए। और इसके अलावा एक और आप रीजन लिख सकते हैं कि जो यहाँ की आवाम है, कहाँ की आवाम है? पाकिस्तान की जो आवाम है, यानी कि वहाँ की जो जनता है, वो भी शुरुआत के समय में डेमोक्रेसी को लेकर के उतनी जागरूक नहीं थी। और इसी वजह से वहां पर क्या हुआ कि डेमोक्रेसी जो थी हट जाती थी और वहां पर मिलिट्री रूल आ जाता था। जो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी की सरकार, ये डेमोक्रेसी की सरकार, यहाँ पर पहले ही डेमोक्रेसी थी, लेकिन तीनों को हटा दिया गया। हालांकि इनको भी हटाया गया ना, 69 में तो ये भी हटे, 77 के बाद ये भी हटे, कुछ समय बाद ये भी हटे एक तरीके से। बट ऐसा बार बार देखा जाता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी खतरा बनी रहती है, ठीक है। ये 77 में आए थे, सॉरी, हटे नहीं थे। चलिए अगला आपका यहाँ पर क्या है? प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। तो ये किसके द्वारा किया गया? पीपल्स के जरिए ही किया गया, यानी कि जब मिलिट्री का रूल आ जाता है तो उस मिलिट्री के रूल को कुछ समय तक चलता है एक तरीके से, बट बाद में किसके द्वारा हटाया जाता है? वहां की जो जनता है उसके द्वारा ही हटाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है आपका जो बेनजीर भुट्टो की यहाँ पर सरकार है,
ठीक है, बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो से ही रिलेशन में आएंगे। अगला आपका है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को देखें तो पाकिस्तान में मिलिट्री रूल के आने का एक और रीजन क्या है आपका, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि यूएस जो है, यूएस चाहता है कि यहां पर कौन शासन करे, मिलिट्री शासन करे। और मिलिट्री शासन वो क्यों चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि टेररिज्म पर, अगर जो टेरर है, अगर हमें टेरर पर क्या लगानी है, रोक लगानी है, तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान की नहीं रोक पाएगी। इसको कौन रोक पाएगा, मिलिट्री रोक पाएगी। और ये अपने ही फायदे के लिए यूएस क्या करता है, मिलिट्री को सपोर्ट करता है। कहां पे, पाकिस्तान में। तो ये था आपका पाकिस्तान का मिलिट्री टेक ओवर, चैलेंज टू डेमोक्रेसी और कुछ मूवमेंट। और लास्ट में हमने देखा कि यहां पर वेस्टर्न कंट्री का क्या योगदान है पाकिस्तान में मिलिट्री रूल को लाने का। ठीक है, अब चलिए इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक क्वेश्चन आया है आपका, क्वेश्चन मैं फिर से बता दे रहा हूं, 2022, 23 और 24 इन तीनों ही पेपर को छान लीजिए आप। ठीक है, तीनों ही पेपर में जो 3 साल के जो पेपर हैं उसी में से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं और जो कि पक्का आते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि शो विद द हेल्प ऑफ एनी 2 एग्जांपल द इंटरफेरेंस ऑफ मिलिट्री इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान। तो आपको 2 एग्जांपल देने हैं जिसमें आपको देखने को मिले, जिस एग्जांपल के जरिए कि यहां पर 2 बार मिलिट्री ने एक तरीके से टेक ओवर किया है वहां की जनता को या फिर वहां की डेमोक्रेसी को। तो 2 आप कौन कौन से बता देंगे, आप ये वाला बता दीजिए, सॉरी, एक आप कौन सा बता देंगे, एक ये वाला कि जब जनरल अयूब खान आए थे, और एक आप बता दीजिए जब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को हटाया था किसने, जनरल जियाउल हक ने। और एक और है हमारे पास, नवाज शरीफ की सरकार को हटाया था किसने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने। तो यहां पर तो 3 एग्जांपल दिए मैंने आपको, आप कोई से भी इसमें 2 का यूज कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ पाकिस्तान इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द पीरियड ऑफ देयर रूल। अब यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जरिए हमें इसको लगाना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर एक आ रखे हैं जनरल जियाउल हक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 77 का टाइम फ्रेम। ठीक है, बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो इसके बाद आती है जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि कब आते हैं, 1999 नवाज शरीफ की सरकार को हटा करके, और जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि इनसे बड़े हैं एक तरीके से, तो ये पहली सरकार। तो जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार हटाता है कौन, जनरल जियाउल हक। इनको कौन हटाता है, बेनजीर भुट्टो। और उसके बाद एक तरीके से जो सरकारें बनती हैं 1999 के टाइम में, उसको हटाता है जनरल परवेज मुशर्रफ। तो बी का क्वेश्चन, जो सेक्शन बी का क्वेश्चन है आपका, वो क्या है, सेक्शन बी का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स, एक्सप्लेन any 2 factors that are responsible for the Pakistan failure in the building a stable democracy। तो अब आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से 2 फैक्टर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वहां पर फेलियर देखने को मिलता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, यहां पर तो मैंने आपको 4 कारण बताए थे ना, एक तो मैंने आपको मिलिट्री वाला बताया, एक क्लर्जी वाला बताया, एक लैंड ओनर वाला बताया, और एक मैंने वहां की आवाम के बारे में बताया कि वहां की आवाम जागरूक नहीं है, और एक मैंने बताया आपको कि जो वेस्टर्न कंट्री है वो भी एक तरीके से क्या नहीं है, वो भी वहां पर एक तरीके से वो चाहती है कि वहां पर मिलिट्री रूल है, टेरर की वजह से वो टेरर का खात्मा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पड़ता है इस चैप्टर के लिहाज से, इस चैप्टर से पक्का क्वेश्चन आता है ये वाला मिलिट्री वाला। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है आपका, अगला टॉपिक है आपका डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। अब डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। बांग्लादेश भाई आपका आजाद कब हुआ था, बांग्लादेश आजाद हुआ था आपका 1971 में विद द हेल्प ऑफ इंडियन सपोर्ट। ठीक है, भारत ने ही आजाद किया था, क्योंकि बांग्लादेश जो था आपका वो पहले क्या था, एक ईस्टर्न कंट्री था, ईस्टर्न पार्ट था किसका, पाकिस्तान का, और एक कौन सा था आपका, वेस्ट पाकिस्तान था। तो ये जो दोनों के दोनों पाकिस्तान थे ये एक ही जगह से रूल कराए जाते थे, बट इसमें दिक्कत क्या थी कि वेस्ट पाकिस्तान जो था वो एक उर्दू कल्चर वाला देश था, और जो ईस्ट था वो कौन सा था, बंगाली वाला कल्चर वाला देश था। और दिक्कत क्या थी कि इन दोनों ही क्षेत्रों पर जो राज होता था वो किसके जरिए होता था, वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं के जरिए होता था। ठीक है, अब यही चीजें इनको खराब लगी कि भाई एक तो हमारा कल्चर बंगाली है, तो ये लोग क्या करते थे, इनको सप्रेस करते थे, कहते थे कि आप ये कल्चर छोड़ दो, क्या अपनाओ, आप उर्दू कल्चर को अपनाओ। ठीक है, और दूसरा क्या करते थे, दूसरा इनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देते थे। ठीक है, ये जो दोनों थे वो पहले एक ही देश थे ना एक तरीके से। चलिए, तो एक तो ये कारण था, और इसी की वजह से यहाँ पर दिक्कतें होती हैं। शेख मुजीबुर रहमान बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं, अवामी लीग इनकी पार्टी होती है। ठीक है, और जब आंदोलन हो जाता है बहुत बड़े स्तर पर,
तो वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फाइनली दिक्कतें और खराब होती हैं। इस चैप्टर का आपकी वीडियो अगर चाहिए प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं पूरा, उसके बाद ये टॉपिक आप कर लीजिएगा। खैर, तो यहां पर इस तरीके से 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, संविधान बनाया, कुछ चीजें ऐड करी संविधान में जो कि काफी बढ़िया थी। एक तो सेकुलरिज्म ऐड किया, ठीक है, रिपब्लिक ऐड किया, डेमोक्रेसी ऐड करी। तो ये जो चीजें हैं ये इसके संविधान की विशेषताएं हैं जो इस टॉपिक से 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक तरीके से। अगर एमसीक्यू अगर आ गया आपके ऊपर कि ये बांग्लादेश के संविधान में कौन कौन सी चीजें एक तरीके से उसकी विशेषताएं हैं, तो आप ये बता सकते हैं। खैर, अब यहां पर भी क्या रहा है, यहां पर भी चैलेंज टू डेमोक्रेसी रही है। एक बार रही है जियाउर रहमान के अंडर में और एक बार जनरल इरशाद के अंडर में। जब शेख मुजीब जब बनते हैं एक तरीके से वहां के पीएम, ठीक है, तो वो 1975 में संविधान में बदलाव करते हैं और संविधान में बदलाव कर केवल अपनी ही पार्टी को अलाउ करते हैं चुनाव में लड़ाने का या फिर चुनाव जीतने का, चुनाव जीतने का नहीं मतलब देश को चलाने का। तो इसीलिए इनको मार दिया जाता है जनरल जियाउर रहमान के जरिए। बाद में जो जनरल जियाउर रहमान है इनको भी हटा दिया गया, किसके जरिए, जनरल HM इरशाद। यहां पर इरशाद ही लिखा है मैंने, बट आपको ध्यान रखना है इनका पूरा नाम था HM इरशाद। तो जो आपका ये था बांग्लादेश, यहां पर भी बार बार देखा गया कि यहां पर भी मिलिट्री रूल आया है, तो ये डेट आप याद रखें। इसके अलावा यहां पर बाद में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया गया, लेकिन कब किया गया, 1991 में। यह भी पढ़ा है ना मैंने आपको कि 1975 में क्या हुआ था, 1975 में केवल एक ही पार्टी को अलाउ किया आपने, बट यहां पर क्या हुआ, 1991 में दोबारा से ये सब चीजें चेंज हुई, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और फाइनली बांग्लादेश फिर से आपका एक स्टेबल डेमोक्रेसी वाला देश बन गया। बट अभी हालात अभी बहुत ज़्यादा खराब है, आपको पता ही है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके भागी थी, जैसे उनके पिता की हालत यहाँ पर हुई थी 1975 में जब उनको पूरे तरीके से मार दिया गया था। वही तो एक बच गई थी, वो और उनकी बहन, बाद में वो गई वहाँ पर पीएम बनी, वही हालात फिर बने थे अभी 2024 में, कुछ टाइम पहले, सबको पता है ये न्यूज़ के बारे में। खैर, तो एक ये टॉपिक हो गया आपका। अब चलिए इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पहला ही आ गया आपका, हाईलाइट एनी 2 फीचर्स, हाईलाइट एनी 2 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश। तो 2 फीचर्स के बारे में बताना है, तो आप कोई से भी 2 फीचर बता दीजिए। कौन कौन से बताएंगे आप, एक सेकुलरिज्म बता दीजिए और एक डेमोक्रेटिक तरीका बता दीजिए कि बांग्लादेश के संविधान में एक सेकुलरिज्म की अवधारणा है और एक आपका डेमोक्रेटिक अवधारणा है। तो ये उसके 2 फीचर हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि एक्सप्लेन एनी 2 रीजन फॉर प्रोटेस्ट बाय द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है और केवल आपसे ये 2 रीजन पूछ रहा है। 2 रीजन कौन से पूछ रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट जो था वो मूवमेंट क्यों चलाया, आंदोलन क्यों चलाया। तो अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, 2 रीजन अभी बताया था ना आपको कि यहाँ का कल्चर क्या था, बंगाली। तो ये जो थे बंगाली कल्चर को खत्म करना चाहते थे, और दूसरा कि इनके पास रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था अपने देश को चलाने का, अपने क्षेत्र को चलाने का यहाँ के नेता ही नहीं चुने जाते थे। और यही 2 कारण थे जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने आंदोलन किया। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा और इससे जुड़ा हुआ। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक आपका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यू बनते हैं, 4 मार्क्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको भी। देखिए, जब आप नाम से ही समझ रहे हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि यहाँ का क्या था, जातीय संघर्ष था। 2 अलग अलग जातियां थी यहाँ की, एक थी सिंहाला और एक थी आपकी तमिल्स। सिंहाला और जो आपकी तमिल हैं वो क्या हैं, ये 2 जो हैं, एक तो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी में कौन सी है भाई, सिंहाला है। माइनॉरिटीज में कौन है, माइनॉरिटीज में तमिल। तमिल कौन है, तमिल वो हैं जो भारत से गए थे। कब गए थे, ब्रिटिशर्स ने जब श्रीलंका को अपने कब्जे में रखा था तो वहां के चाय के बागानों में काम करने के लिए भारत से कुछ मजदूर जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, वही कौन है आपके, तमिलियंस हैं। अब मेजॉरिटी में होने के नाते सिंहाला का कहना है कि तमिलियन का ये देश नहीं है और इसीलिए तमिलियंस को यहाँ से चले जाना चाहिए, और यही यहाँ पर क्या है, एक टेंशन है। तो इन्हीं के बीच में ये टेंशन है। अब जो तमिल्स हैं ये कम मात्रा में है, तो इनकी तरफ से एक ग्रुप लड़ता है जिसका नाम है लिट्टे। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर आता है, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। इनकी एक ही डिमांड है, क्या डिमांड है भाई, कि ये चाहते हैं एक सेपरेट तमिल स्टेट।
लिट्टे, लिट्टे किसकी तरफ से लड़ता है? ये तमिलों की तरफ से लड़ता है। किससे लड़ता है? ये जो सिंघाला हैं एक तरीके से इनसे लड़ता है। वैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट से लड़ता है। हालांकि इस चीज के लिए भारत ने भी योगदान दिया, भारत ने भी एक तरीके से इनके इसमें हस्तक्षेप किया, लेकिन भारत को कुछ मिलता नहीं है और अपनी वो सेना को वापस बुला लेता है। और यहाँ पर जो सेना जाती है भारत की वो होती है इंडिया पीस कीपिंग फोर्स। ये देखिए, ये जो नाम है ना, मैंने जानबूझ के आपको बताया इंडिया पीस कीपिंग फोर्स। क्यों बताया? क्योंकि भारत की जो सेना है ना, वहां वो लड़ने नहीं गई है, वहां वो इनसे लड़ने नहीं गई है, इनसे लड़ने नहीं गई है, यहां पर वो पीस कायम करने के लिए गई है। साफ साफ बात क्या है यहाँ पर? पीस। लेकिन जब ये वहां जाती है ना तो कॉन्फ्लिक्ट में ही फंस जाती है और फाइनली बिना अपने उद्देश्य की प्राप्ति किए बगैर इसको वापस बुलाना पड़ जाता है। तो इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, इस फोर्स का नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। खैर, ये कॉन्फ्लिक्ट एंड कैसे होता है? तो 2009 में जो लिट्टे के हेड थे, लिट्टे का हेड कौन? लिट्टे का हेड है प्रभाकरन। क्या नाम है? प्रभाकरन। ओके, ये नाम भी आप ध्यान रखें कि 2009 में प्रभाकरन की मौत के बाद क्या हुआ कि जो लिट्टे था वो पूरी तरीके से डिफीट हो गया। बट अभी भी वहां पर जो आपका ये है क्या है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल ही रहा है। अभी उतने बड़े स्तर पर नहीं, बट चल रहा है। खैर, तो ये हमारा टॉपिक था। अब चलते हैं आगे, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 से 24 के पेपर के बीच में। पहला तो क्वेश्चन आपका यही है कि हाईलाइट एनी 2 रीजन फॉर द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके 2 रीजन बताने हैं। तो एक तो आप रीजन बता सकते हैं कि जो सिंघाला लोग हैं वो चाहते हैं मेजोरिटेरियन। मेजोरिटेरियन का मतलब क्या होता है? मेजोरिटेरियन का मतलब होता है कि जो देश में ज्यादा मात्रा में है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में है, उन्हीं की सरकार चलेगी, वही हर एक चीज पर एक तरीके से अपना अधिकार बना पाएंगे, हर एक चीज उन्हीं की है और इस हिसाब से जो माइनॉरिटीज में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक ये रीजन हुआ, ठीक है। दूसरा रीजन क्या लिख सकते हैं आप? दूसरा रीजन लिख सकते हैं कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो जो सिंघाला लोगों थे उन्होंने अपने धर्म को, जो उनका धर्म था सिंघलियों का, वो था आपका बुद्धिस्ट धर्म, इसको एक तरीके से राजधर्म बना दिया और जो तमिल से वो दूसरे धर्म के थे। तो एक ये दिक्कत आ गई और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो आपको ये 2 रीजन बताने हैं। तीसरा आप और बता सकते हैं कि यहाँ कर जो भी संसाधन थे उसके ऊपर सिंघली अपना कब्जा जमा के बैठे थे। इसके अलावा जो यहाँ की एजुकेशन हो गई, जो यहाँ की जॉब्स हो गई, जो यहाँ के मान लीजिए कोई भी वेलफेयर स्कीम निकाली सरकार ने, उसके में सिंघलियों को ही सब कुछ मिलेगा, तमिलों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, ये बहुत सारी स्थितियां हैं, इनमें से केवल 2 स्थितियां इस वाले क्वेश्चन में लिखनी थी। खैर, आपको सारी की सारी आनी चाहिए, क्या पता 4 पूछ ले एग्जाम में, बट आता जरूर है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टडी द कार्टून गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो आप ये कार्टून देख रहे हैं, पहले कार्टून ही समझा देता हूं, अपने आप क्वेश्चन समझ आ जाएगा आपको। ये कार्टून में आप जो देख रहे हैं ये राजपक्षे, राजपक्षे का मतलब है यहाँ पर यहाँ के राष्ट्रपति थे और यहाँ पर ये श्रीलंकन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरफ है शेर और एक तरफ है आपका, ये कौन है, ये है आपका बाघ टाइप का है ये, ठीक है। तो ये जो आपके हैं ये सिंघाला हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा था ना लिबरेशन टाइगर, टाइगर, टाइगर वर्ड याद है आपको, लिबरेशन टाइगर। तो ये है आपका टाइगर और ये है आपका सिंघाला यानी कि शेर, और इन दोनों को पावर बैलेंस करा जा रहा है एक तरीके से कि इनकी लड़ाई ना हो। और इसमें सरकार यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका में बैठी हुई है कि भाई कैसे ना कैसे करके हम अपने आप इनको कैसे ना कैसे करके जो पावर है इनकी, इनको बैलेंस कर लें, इनको लड़ने ना दे एक तरीके से। तो यहाँ पर श्रीलंकन गवर्नमेंट को दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द टाइगर सिटिंग ऑन द राइट हैंड, ऑन द राइट हैंड, ओके। तो राइट हैंड ये है आपका टाइगर सिटिंग साइड, रिप्रेजेंट विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका लिट्टे को, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम को। अगला, द कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर तो ऐसे क्या कहते हैं उसको, ऑप्शंस थे, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका जो ये क्या क्या चला था, कॉन्फ्लिक्ट चला था, वो जातीय संघर्ष की वजह से चला था, ठीक है। तो आप इसके अंदर जातीय संघर्ष का मुद्दा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे। अब यहाँ पर मैसेज क्या दिख रहा है कि यहाँ पर श्रीलंकन गवर्नमेंट है और वो कोशिश कर रही है पूरे तरीके से कि सिंघलियों को और तमिलों को लड़ने ना दिया जाए, उसके ही रोकने में वो मतलब रोक तो वो पाई नहीं, लड़ तो वो फिर भी गए, क्योंकि बहुत ज्यादा कत्लेआम मचा था, बहुत सारे बच्चे मरे थे, बहुत सारे लोग मरे थे एक तरीके से।
ठीक है, तो ये था आपका कार्टून। अब यहां पर देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ रखे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन 1989, ये भी याद रखना आप कि 1989 इंडियन सेंड ट्रूप्स टू श्रीलंकन नेम। अब यहां पर क्या पूछ रहा है कि इंडिया ने जो अपने ट्रूप्स भेजे थे श्रीलंका में उसका नाम क्या था? तो उसका नाम आप सभी को पता ही है क्या था, वो था आपका इंडिया पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, IPKF इसको बोला जाता है, IPKF। चलिए अब बात करते हैं, अब है आपका कि नेम द ग्रुप ऑफ तमिल्स हु फॉट अगेंस्ट द आर्मी। ठीक है, तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि नेम द ग्रुप ऑफ तमिल, अब यहां पर क्या लिखा है, नेम द ग्रुप ऑफ तमिल्स। तो तमिल्स का ग्रुप कौन सा था, लिट्टे था, और यही किससे लड़ी थी, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उससे लड़ रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड। अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है लेकिन श्रीलंका ने क्या रजिस्टर्ड किया भाई, तो यहां पर जो उसने रजिस्टर्ड किया था वो क्या था, राइज इन इट्स इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। आप इन सब चीजों पे मत टिक कर देना कि भाई वहां की इकोनॉमी खराब हो गई थी, वहां का ट्रेड खराब हो गया था, क्योंकि ये आम सी बात है, जाहिर सी बात है कि जब देश में कोई दिक्कत चल रही है तो वहां पर क्या हो सकता है, इकोनॉमी डाउन हो सकती है, ट्रेड डाउन हो सकता है। बट ऐसा नहीं है, श्रीलंका ने अपने आप को इस तरीके से बनाया हुआ था कि कॉन्फ्लिक्ट भाई चल रहा है, इसको इधर रखो, लेकिन हम अपने देश को आगे बढ़ा करके लेके जाएंगे। यहां पर यही तो दिखाया गया है, देखिए। ठीक है, तो खैर यहां पर राइज इन इट्स इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखिए इस वाले टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस 2-3 सालों में। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला है आपका भारत और इसके पड़ोसी देश। इस पड़ोसी देशों को जब आप देखते हैं तो इसमें क्या है कि 4-5 देशों के बारे में वैसे आपको जानना है। एक तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान, मालदीव। एक देश तो रह गया, एक देश कौन सा रह गया, पाकिस्तान रह गया। पाकिस्तान के बारे में आप जानते ही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान, इनके बीच तो एक बहुत बड़ा टॉपिक होना चाहिए था। तो इनके बीच लड़ाई के मुख्य विवाद कौन कौन से रहे हैं, एक तो आपका रहा है जम्मू एंड कश्मीर, एक रहा है आपका टेररिज्म, एक रहा है आपका सीमा विवाद, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ये 3 रहे हैं। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में रहा है वहां की नदियों को लेकर के, ठीक है, वहां की जो नदियों का जो जल बंटवारा है, क्योंकि भारत से 2 नदियां जाती हैं, एक तो गंगा भी जाती है और एक जाती है ब्रह्मपुत्र। चलिए आपके लिए क्वेश्चन देता हूं मैं, आप उसको गूगल करिए या फिर किताब में ढूंढिए। क्वेश्चन आपका ये है कि गंगा जो नदी है वो जब बांग्लादेश में बहती है या फिर बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम क्या है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। खैर, तो बांग्लादेश के साथ ये भी बात है कि, और इसके अलावा बांग्लादेश क्या करती है, बांग्लादेश की सरकार को भले ही हमने ही बनाया हो, बांग्लादेश को हमने ही बनाया हो, लेकिन बांग्लादेश से जब पूछा जाता है कि भाई हम आपकी जमीन का थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले, अपनी सेना को लेकर के जाना है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, बांग्लादेश सरकार वहां से मना कर देती है। इसके अलावा बांग्लादेश की सरकार क्या करती है कि कुछ गांव ऐसे हैं जिसको मतलब कि अपनाने से वो मना कर देती है, और वहां पर एक तरीके से अवैध तरीके से लोग बहुत सारे रह रहे हैं बॉर्डर्स पे। इसके अलावा इलीगल तरीके से लोग जो है बांग्लादेश की धरती से भारत पहुंच रहे हैं। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं बट दिक्कतें हैं। ठीक है, नेपाल के साथ भी ऐसा ही कुछ है। नेपाल की तो हम बहुत अच्छी तरीके से सहायता करते हैं, यहाँ पर फ्री मूवमेंट एक तरीके से लोगों का उस देश में जाने का। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको नेपाल अपने नक्शे में दिखा देता है। 2024 का जो नक्शा नेपाल ने दिखाया उसमें भारत के कुछ हिस्से उसने अपने में दिखाए, तो ये भी एक इशू रहता है। ठीक है, श्रीलंका के साथ वैसे तो कोई दिक्कत हमारे को नहीं है, बट एक ही दिक्कत थी, वो एथनिक इशू को लेकर के। और हालांकि आपको बता दूं मैं कि श्रीलंका के एथनिक इशू की वजह से ही, वही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसमें इन्वॉल्वमेंट हुई और भारत को अपने एक प्रधानमंत्री को खोना पड़ा। बहुत दुख की बात है ये। खैर, भूटान और मालदीव की अगर हम बात करें तो भूटान और मालदीव से भी हमारे संबंध बहुत हद तक बहुत अच्छे हैं। मालदीव से थोड़े से रिश्ते हमारे अभी खराब हुए थे जब वहां पर मुइज़ू की सरकार आई थी, वहां के जो राष्ट्रपति थे, वहां के कुछ नेताओं ने भी भारत के खिलाफ बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया था। हालांकि दोनों देशों के बीच में ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ गया है। भारत के बहुत सारे लोग जो हैं मालदीव में एक तरीके से घूमने के लिए जाते हैं। आप हमेशा देखते होंगे, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां की रील्स में आपको देखने को मिलता होगा कि अभी ये लोग मालदीव से ही आए हैं। तो मालदीव जो है हमारा एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस के रूप में बहुत ज्यादा यूज होता है। भूटान को देखें तो भूटान से काफी बढ़िया कनेक्शन है, लेकिन भूटान की दोस्ती किससे है, चाइना से है। ठीक है, और चाइना से दोस्ती की वजह से क्या होता है, भारत और भूटान में थोड़ी बहुत खटास आ जाती है। तो ये देश हैं और उनके साथ भारत की दिक्कतें हैं। ओके, चलिए अब इस पे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है आपका वो देख लेते हैं। इस पर एक क्वेश्चन बना है,
एनालाइज एनी टू रीजन फॉर द प्रॉब्लम्स दैट इंडिया हैज विद इट्स स्मॉलर नेबर्स। तो भारत के आसपास में इसके जो छोटे छोटे जो पड़ोसी देश है ना, उससे क्या दिक्कतें चल रही हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ा दिक्कत है बॉर्डर डिस्प्यूट वाला, तो हर एक देश में दिक्कत चलती है बॉर्डर डिस्प्यूट, आप अगल बगल रहोगे तो बॉर्डर डिस्प्यूट तो होना ही है। ठीक है, दूसरा क्या है, जियो पॉलिटिकल राइवलरी। अब यहां पर क्या, ये छोटे छोटे देश तो हैं लेकिन ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। कैसे, अगर इनमें इनका चाइना का इन्फ्लुएंस हो गया, किसी बड़ी कंट्री का इन्फ्लुएंस हो गया, और भारत जो है पूरे साउथ एशिया में अपनी पकड़ जमा के रखना चाहता है। ठीक है, तो ये कुछ दो रीजंस हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी इसको दिक्कतें देखने को मिल जाती है। इस वीडियो में इतना ही। एक और बात, इस वीडियो के लिए काफी ज्यादा मेहनत हो रही है, आप लोग समझ ही सकते हैं कि 2-3 पेपर मैं इसमें लेकर के आया हूं। ठीक है, और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि हाँ सच में ये जो पेपर मैं करा रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो मेरी मेहनत के साथ साथ मैं चाहता हूं आप भी मेहनत करें और जुड़े रहें, हर एक वीडियो को देखें। आपके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट एक अलग से बना रखी है। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट इस चैप्टर की जो लिंक है, पूरे चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बना रखा है, वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, या तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बाकी टॉपिक्स वाला हमारा चलता रहेगा एग्जाम तक, तो मैं चाहूंगा आप वीडियो को पूरा देखें, हर वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आपकी क्लास में है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।